कक्षा 7 के सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है आज इस कक्षा में हम इकाई 5 जिसका नाम है त्रिभुज की दक्षता अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। दक्षता अभ्यास का पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न संख्या 1 है, समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी 90 डिग्री का है। भुजा AB की लंबाई 6.0 सेंटीमीटर, भुजा AC की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो BC की माप क्या होगी? प्रश्न संख्या 1 में हमको एक समकोण दिया गया है। ABC एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसमें एक कोण 90 डिग्री की माप का होता है। तो यहाँ शीर्ष B पर जो कोण है वह 90 डिग्री माप का कोण है। इस समकोण त्रिभुज की 90 डिग्री के सामने वाली भुजा की माप हमको दी गई है और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा का नाम रहता है कर्ण। और इसकी जो आधार में भुजा है, देखिए आधार में जो भुजा है BC, इसका माप ज्ञात करने के लिए हमको कहा गया है। प्रश्न में भुजा BC की माप ज्ञात करने के लिए कहा गया है और भुजा AB की माप प्रश्न में दी गई है 6 सेंटीमीटर। प्रश्न में एक समकोण त्रिभुज दिया गया है जिसकी दो भुजाओं की माप ज्ञात है, तीसरी भुजा की माप अज्ञात है जिसको हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया है। और हमने अभ्यास 5A में सीखा था कि किसी समकोण त्रिभुज की जब तीनों भुजाओं में से कोई दो भुजाओं की माप हमको पहले से ज्ञात हो और तीसरी भुजा की माप ज्ञात करनी होती है, तब हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। तो यहां हम लिखेंगे पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि जो समकोण त्रिभुज का कर्ण वाली जो भुजा रहती है उसका वर्ग शेष दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर रहता है। तो यहाँ पर कर्ण वाली भुजा है 90 डिग्री के जो सम्मुख भुजा होती है उसको हम कर्ण कहते हैं। तो कर्ण वाली भुजा है यहाँ पर सी ए का जो वर्ग होगा वह शेष दो भुजा यहाँ पर है, एक है BC और दूसरी है AB। तो लिखते हैं BC या इसका नाम CA कर्ण का वर्ग बराबर नीचे वाली भुजा का नाम है BC का वर्ग प्लस AB का वर्ग। तो पाइथागोरस प्रमेय कहती है किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण वाली भुजा का जो वर्ग रहता है अन्य दो शेष भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर रहता है। तो कर्ण यहाँ पर है CA और CA की माप प्रश्न में दी गई है 10। 10 का वर्ग बराबर में BC की माप प्रश्न में ज्ञात करने के लिए कहा गया है, इसको जैसा था वैसे ही लिख लेंगे। बराबर में भुजा AB की जो माप है, भुजा AB की माप प्रश्न में दी गई है 6 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा 6 का वर्ग। तो 10 का वर्ग होता है 100 बराबर में BC का वर्ग प्लस 6 का वर्ग रहता है 36। 36 दाहिने बाएं पक्ष में लेकर आएंगे। अब 100 माइनस 36 बराबर में BC का वर्ग। 100 में से 36 घटाने पर आ जाएगा 64 बराबर में BC का वर्ग। वर्ग बाएं पक्ष में जाएगा तो वर्गमूल में बदल जाएगा। तो लिखते हैं BC बराबर वर्गमूल 64 और 64 का वर्गमूल होता है 8। तो भुजा BC की जो माप है वह आ गई है 8 सेंटीमीटर। तो विकल्प नंबर 3 इस प्रश्न का हो जाएगा सही उत्तर। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 1 कंप्लीट है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 2, एक आयताकार मैदान की जो लंबाई है वह 24 मीटर है, चौड़ाई 10 मीटर है। लंबाई 24 मीटर है, चौड़ाई उसकी 10 मीटर है। आयताकार मैदान का विकर्ण क्या होगा? देखिए ये आयताकार मैदान है, आयत के गुण होते हैं। आयत का प्रत्येक कोण, देखिए आयत एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर और होती है और उनकी लंबाई बराबर भी रहती है। तो भुजा AB की जो लंबाई रहेगी भुजा CD की लंबाई भी वही होगी 24 सेंटीमीटर। और जो भुजा BC की लंबाई है वही भुजा AD की लंबाई भी होगी 10 सेंटीमीटर। अच्छा मीटर में दिए गए हैं ये दोनों भुजा, तो ये 24 मीटर है और ये है 10 मीटर। अब इस आयताकार मैदान का विकर्ण की लंबाई ज्ञात करने के लिए कहा गया है। इस BD की लंबाई हमको ज्ञात करनी है और आयत का एक गुण है कि उसके प्रत्येक कोण समकोण रहता है, कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री माप का कोण रहता है आयत में। और ये जो मैदान है ये आयत के आकार का है, तो इसके प्रत्येक शीर्ष पर जो कोण बनेगा वह 90 डिग्री माप का होगा और सम्मुख भुजाओं की लंबाई बराबर रहेगी। AB 24 थी तो CD भी 24 हो जाएगी, भुजा BC 10 है तो AD वाली भुजा भी 10 मीटर हो जाएगी। अब हमको इस विकर्ण BD की माप ज्ञात करनी है। तो आप देख रहे होंगे, देखिए यहाँ पर शीर्ष C पर 90 डिग्री का कोण है
और 90 डिग्री के जो सम्मुख भुजा है वह बीडी है, और बीडी इस त्रिभुज का, ये त्रिभुज बन जाएगा एक समकोण त्रिभुज, क्योंकि यहाँ पर कोण सी पर 90 डिग्री का कोण है, तो ये एक समकोण त्रिभुज बन गया है। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा है बीडी, जिसको हम कहेंगे कर्ण। इस कर्ण की माप हमको ज्ञात करनी है। तो जब ये एक समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो लिखते हैं त्रिभुज डी सी बी में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि समकोण त्रिभुज के जो कर्ण का वर्ग होता है वह शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा यहाँ पर है बीडी, बीडी इस समकोण त्रिभुज का है कर्ण। तो बीडी का जो वर्ग होगा वह बराबर रहेगा भुजा सीडी का वर्ग प्लस भुजा बीसी के वर्ग, इन दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर रहेगा इस कर्ण बीडी का वर्ग। तो ये कर्ण की तो माप हमको ज्ञात ही करनी है, बराबर सीडी, प्रश्न में सीडी भुजा की जो माप है वह है 24 मीटर, इसका वर्ग प्लस भुजा बीसी की माप है 10 मीटर और उसका वर्ग कर देंगे। 24 का वर्ग होगा 576 प्लस, और 10 का वर्ग होता है 100। 576 में अगर हम 100 जोड़ेंगे तो 676, ये बीडी का वर्ग है। वर्ग दाहिने पक्ष में जाएगा तो वर्गमूल में बदल जाएगा, और 676 का वर्गमूल रहता है 26। तो ये 26 मीटर आ जाएगी विकर्ण बीडी की जो लंबाई है। विकर्ण बीडी की लंबाई है 26 मीटर। 26 मीटर विकल्प नंबर 1 इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 2 कंप्लीट हो चुकी है। अब देखिए प्रश्न संख्या 3। एक सड़क के दोनों किनारों पर दो मकान आमने सामने हैं। 50 मीटर लंबी सीढ़ी का एक सिरा सड़क के एक और स्थित मकान की दीवार पर 48 मीटर ऊंचाई तक पहुंच जाता है, तथा दूसरे किनारे वाले मकान की दीवार पर यह केवल 14 मीटर ऊंचाई तक पहुंचता है। तो सड़क की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब प्रश्न में देखिए, ये एक आकृति यहां पर दी गई है, बीच में ये सड़क है, बीडी जो है बीच में एक सड़क है, और सड़क के दोनों किनारे पर दो मकान है। देखिए एक पहले इस किनारे पर मकान ये ए बी है, और दूसरे वाले किनारे पर जो मकान है वह डी ई है। अब कहीं से एक सीढ़ी है, देखिए अगर सीढ़ी की 50 मीटर लंबाई की एक सीढ़ी है, और इस बिंदु सी से अगर इसको हम एक सड़क के एक किनारे वाले मकान से लगाएं, तो यह केवल मकान की 48 मीटर ऊंचाई तक ही इसका सीढ़ी का ऊपरी वाला सिरा इस मकान को छूता है, और दूसरे वाले मकान को केवल 14 मीटर ऊंचाई तक ही जा पाता है इस सीढ़ी का ऊपरी वाला सिरा। प्रश्न में ये कहा गया है, प्रश्न में बोला गया है बीच में एक सड़क है, सड़क के दोनों किनारों पर दो मकान है, एक 50 मीटर लंबाई की सीढ़ी है। अगर इस सड़क के किसी बिंदु से सीढ़ी को रखें, तो सीढ़ी का जो ऊपरी वाला सिरा है वह पहले वाले मकान से अगर उसको लगाएं, इसके सिरे को सीढ़ी के, तो उसका ऊपरी सिरा मकान को 48 मीटर ऊंचाई पर छू लेता है। जबकि दूसरे वाले मकान से अगर इस सीढ़ी को लगाएं इसी सड़क के बिंदु से, तो यह मकान को केवल 14 मीटर ऊंचाई तक ही छूता है इस सीढ़ी का ऊपरी सिरा। अब हमको इस सड़क की चौड़ाई ज्ञात करने के लिए कहा गया है। सड़क की जो चौड़ाई है बी से डी तक की जो दूरी है ये ज्ञात करने के लिए कहा गया है, और प्रश्न में आगे संकेत भी दिया है कि जो सड़क की चौड़ाई रहेगी बी से डी तक, यह दो दूरियों का योग है। बी से सी तक की जो दूरी है और सी से डी तक की जो दूरी है, दोनों को जोड़ लेंगे तो इस सड़क की चौड़ाई निकल जाएगी। तो पहले हमको इस बी से सी तक की दूरी ज्ञात करनी है, फिर सी से डी तक की दूरी ज्ञात करनी है, दोनों को जोड़ लेंगे तो इस सड़क की चौड़ाई हमको मिल जाएगी। अब यहां पर देखिए, जो मकान खड़ा होगा धरातल से वह कितने डिग्री का कोण बनाएगा, धरती से मकान जो 90 डिग्री के कोण पे खड़ा होगा, उसी प्रकार ये दूसरा मकान भी सड़क से 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो ये दो समकोण त्रिभुज बन गए हैं यहाँ पर, एक तो सी बी ए और दूसरा समकोण त्रिभुज है सी डी ई। तो दोनों समकोण त्रिभुज में देखिए दो दो भुजाएं पहले से ज्ञात है, तीसरी भुजा की माप नहीं है, तो तीसरी भुजा हम समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय की मदद से निकालते हैं। तो दोनों त्रिभुजों में
दोनों समकोण त्रिभुजों में दो दो भुजाओं की माप पहले से ज्ञात है, तीसरी भुजा की माप ज्ञात नहीं है। तो पहले हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके इन दोनों भुजाओं की माप ज्ञात करेंगे। दोनों समकोण त्रिभुज की ये जो शेष भुजा रह गई हैं इनकी माप ज्ञात करेंगे, और जब ये माप हमको मिल जाएंगी दोनों को जोड़ देंगे तो सड़क की चौड़ाई मिल जाएगी। तो पहले लिखते हैं त्रिभुज सी बी ए में। तो सी बी ए जो हमारा त्रिभुज है, देखिए यहाँ पर 90 डिग्री का कोण है, तो 90 डिग्री के सम्मुख जो भुजा रहेगी ये वाली भुजा होगी एसी। एसी हो जाएगा यहाँ पर कर्ण। तो सी बी ए त्रिभुज ये एक समकोण त्रिभुज है, तो इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण वाली भुजा का जो वर्ग होता है वह शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर रहता है। तो यहाँ पर 90 के सम्मुख इस शीर्ष बी के जो सम्मुख भुजा है वह ए सी है, यही इस त्रिभुज का कर्ण है। तो लिखते हैं ए सी का जो वर्ग है बराबर होगा भुजा बी सी का वर्ग और प्लस भुजा ए बी का वर्ग। तो भुजा ए सी की जो लंबाई है प्रश्न में दी गई है 50 मीटर, तो 50 मीटर का वर्ग बराबर भुजा बीसी की लंबाई हमको ज्ञात करनी है, प्लस भुजा ए बी की लंबाई प्रश्न में दी गई है 48 मीटर का वर्ग। अब देखिए 50 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 2500 वर्ग मीटर बराबर भुजा बीसी का मान तो हमको ज्ञात करना है, तो इसको जैसा था वैसे ही लिख देंगे, प्लस 48 का वर्ग करेंगे। अब हम 48 का वर्ग करते हैं। देखिए 48 की गुणा 48 से करनी होगी, 8 अट्ठे 64 का 4 हासिल लगे 6, 8 चौक 32 और 8 चौक 32, इनको जोड़ लेंगे 32 और 32 64 और 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 70, 70 का 0 हासिल लगे 6, 4 की गुणा 4 से करेंगे तो हो जाएगा 16, 16 और 7 जुड़कर हो जाएंगे 23। तो ये आ जाएगा 2304। अब ये प्लस 2304 बाएं पक्ष में आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये मीटर का वर्ग। तो ये 2500 में से घटा देंगे 2304 और ये आ जाएगा वर्ग मीटर बराबर भुजा बीसी का वर्ग। इनको घटा लेते हैं। देखिए 10 में से 4 घटाएंगे 6, 9 में से 0 घटाने पर 9 और 4 में से 3 घटाएंगे तो आ जाएगा 1, 196 वर्ग मीटर बराबर बीसी का वर्ग। अब ये वर्ग बाएं पक्ष में आएगा तो वर्गमूल में बदल जाएगा, तो लिखते हैं बीसी बराबर वर्गमूल के अंदर 196 मीटर स्क्वायर, और 196 का जो वर्गमूल होता है वह रहता है 14, क्योंकि 14 का वर्ग रहता है 196। तो 14 मीटर आ गई है। बी से सी तक की जो दूरी है वह है 14 मीटर। अब हम सी से डी तक की दूरी ज्ञात करेंगे, और सी से डी जो भुजा है ये दूसरे समकोण त्रिभुज में है, और पाइथागोरस फिर में हम दूसरे समकोण त्रिभुज में लगाएंगे। तो लिखते हैं त्रिभुज सी डी ई में पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि 90 डिग्री के सम्मुख जो भुजा है कर्ण वाली जो भुजा है शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है इस भुजा का वर्ग। तो यहां पर कर्ण वाली जो भुजा है वह है सीई, तो लिखते हैं सीई का वर्ग बराबर सी डी का वर्ग और प्लस डीई का वर्ग। ये कर्ण वाली भुजा का वर्ग बराबर होगा शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। तो प्रश्न में देखिए सी से ई तक की दूरी तो 50 है, 50 मीटर का वर्ग बराबर सी डी का वर्ग जैसा था वैसे ही लिखेंगे, प्लस बी से ई तक की दूरी यहां पर दी गई है 14 मीटर, तो 14 मीटर का वर्ग। तो 50 का वर्ग हो जाएगा 2500 ये वर्ग मीटर। सी डी का वर्ग जैसा था वैसे ही रखेंगे, प्लस एक 14 का वर्ग होता है 196 और मीटर की घात 2। ये 196 उधर प्लस का है, बाएं पक्ष में आएगा तो माइनस में बदल जाएगा। तो 2500 वर्ग मीटर माइनस 196 वर्ग मीटर बराबर में सी डी का वर्ग। अब इनको घटा देंगे, 10 में से 6 घटाएंगे तो आ जाएगा 4, 9 में से 9 घटाने पर 0 और 4 में से यहां पर 4 में से 1 घटाएंगे 3 और 2, ये हो गया 2304 वर्ग मीटर बराबर में सी डी का वर्ग। अब ये वर्ग बाएं पक्ष में वर्गमूल में बदल जाएगा, 2304 वर्ग मीटर का जब हम वर्ग ज्ञात करेंगे
तो यहां पर हमको मिल जाएगा भुजा सी डी की जो लंबाई है 2304। 2304 का वर्गमूल देखिए, अभी 48 का जब हमने वर्ग करा था तो ये 2304 आया था। अगर 2304 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो 48 हमको मिल जाएगा। तो सी से डी तक की जो दूरी है वह है 48 मीटर। 48 मीटर। तो सी से डी तक की दूरी आ गई है 48 मीटर। अब हम बता सकते हैं इस सड़क की चौड़ाई क्या है। तो लिखते हैं सड़क की चौड़ाई, सड़क की चौड़ाई बी डी बराबर, बी से जो डी तक की दूरी रहेगी वह प्लस बी सी प्लस सी डी होगी। बी से सी तक की दूरी अभी हमने ज्ञात करी है 14 मीटर, और सी से डी तक की दूरी आई थी यहां पर 48 मीटर। दोनों को जोड़ लेते हैं। 8 4 12 का 2 हासिल लगा 1, 4 1 5 और 1 6, तो ये आ गया है 62 मीटर। तो इस सड़क की जो चौड़ाई है वह है 62 मीटर। तो प्रश्न संख्या 3 हो चुकी है कंप्लीट, जिसमें हमको दी गई सड़क की चौड़ाई ज्ञात करने के लिए कहा गया था। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 4 देखिए, उस त्रिभुज का नाम बताइए जिसके परिकेंद्र और अंतःकेंद्र एक ही होते हैं। देखिए, जब हम पिछली अभ्यास जब हमने हल करी थी, परिकेंद्र और अंतःकेंद्र पर आधारित जो अभ्यास हमने हल की है, वहां पर एक त्रिभुज हमने देखा था जिसके जिसका अंतःकेंद्र और परिकेंद्र वाले जो दोनों बिंदु होते हैं वह एक ही रहते हैं। तो ऐसा कौन सा त्रिभुज था वह जिसके अंतःकेंद्र और परिकेंद्र दोनों बिंदु एक ही होते हैं? ऐसा कौन सा त्रिभुज है जिसके अंतःकेंद्र और परिकेंद्र दोनों एक ही होते हैं? तो वह त्रिभुज था समबाहु त्रिभुज। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर होती है, उस त्रिभुज का अंतःकेंद्र और परिकेंद्र एक ही बिंदु रहता है। तो उस त्रिभुज का नाम हम यहां पर लिख सकते हैं, डायरेक्ट ही लिख देंगे इसको, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर रहती है और उसके परिकेंद्र और अंतःकेंद्र दोनों एक ही बिंदु रहते हैं। तो प्रश्न संख्या 4 कंप्लीट है। अब अगला सवाल देखिए, प्रश्न संख्या 5, एक त्रिभुज एबीसी की रचना कीजिए जिसका आधार 7 सेंटीमीटर, कोण बी 60 डिग्री तथा दो भुजाओं का योग 9 सेंटीमीटर है। तो इस प्रश्न में हमको एक त्रिभुज एबीसी की रचना करने के लिए कहा गया है, जिसके आधार की लंबाई दी गई है, उसके एक कोण की माप दी गई है और शेष दो भुजाओं का योग दिया गया है। प्रश्न में हमको जैसे एक त्रिभुज बनाना है तो हम पहले एक रफ चित्र बना लेते हैं एबीसी। ए जैसे आधार इसका मान लेते हैं हम ए बी सी। ये एबीसी त्रिभुज हमको बनाना है यहाँ पर, जिसके आधार की लंबाई दी गई है 7 सेंटीमीटर, शीर्ष बी पर जो कोण है वह दिया गया है 60 डिग्री का, और शेष दो भुजाओं का योग हमको दिया गया है, एसी वाली भुजा और बीसी वाली भुजा। इन दो भुजाओं का योग हमको प्रश्न में दिया गया है। प्रश्न में हमको बताया है कि जो आधार है ए बी उसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर, कोण बी है 60 डिग्री, और भुजा बीसी प्लस एसी दो भुजाओं का योग, शेष दो भुजाओं का योग हमको 9 दिया गया है। इस तरह के प्रश्न को कैसे हल करते हैं? जब प्रश्न में हमको एक भुजा की माप, एक कोण दिया जाए और शेष दो भुजाओं का योग दिया जाए, तो इस तरह के त्रिभुज का निर्माण हम कैसे करते हैं, आइए चलिए सीखते हैं। बहुत ही ध्यान से सीखेंगे इस त्रिभुज का निर्माण करना। तो पहले हम पटरी की सहायता से एक रेखाखंड खींच लेते हैं, आधार खींच लेते हैं इस त्रिभुज का। तो इस त्रिभुज का आधार हम बनाते हैं 7 सेंटीमीटर लंबाई का। तो ये हमने खींचा 7 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड, जिसके एक सिरे का नाम हम रखेंगे ए, दूसरे सिरे का नाम बी। ए से बी तक की दूरी है 7 सेंटीमीटर। अब शीर्ष बी पर चांदे की मदद से 60 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो ये चांदे की मदद से हमने बना लिया है 60 डिग्री माप का कोण शीर्ष बी पर। ये 60 डिग्री माप का कोण है। तो प्रश्न में हमको शेष दो भुजाओं का योग दिया गया है 9। हमको ये दोनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग नहीं दी गई है। अगर
प्रश्न में दो शेष दो भुजाओं की लंबाई अलग अलग दी जाती तो यह प्रश्न इस त्रिभुज का निर्माण करना आसान होता। और जब दो भुजाओं का योग दिया जाए तब कैसे करते हैं? तो यहाँ दो भुजाओं का योगफल 9 सेंटीमीटर है, तो हम प्रकार लेंगे और प्रकार में दूरी भरेंगे। देखिए, प्रकार में दूरी भर लेते हैं, 9 सेंटीमीटर की दूरी हम भर लेंगे। ये 9 सेंटीमीटर की दूरी हमने प्रकार में भरी और शीर्ष बी से जो 60 डिग्री का कोण बनाने वाली रेखा जा रही है, इस पर एक चाप लगा देंगे। और ये चाप इस रेखा को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, उस बिंदु को हम डी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? डी। पर इस त्रिभुज का जो शीर्ष है वह सी है, हमने यहां माना है डी। अभी शीर्ष सी अभी हमको ज्ञात करना है, तो यहां हम डी मान लेंगे और इस डी को शीर्ष ए से, इस बिंदु डी को शीर्ष ए से मिला देंगे। ठीक है। अब मिलाने के बाद जो ये रेखाखंड आया है, देखिए ये हमने बी से डी तक की जो दूरी है ये 9 है और प्रश्न में हमको कहा गया था दो भुजाओं का योग 9 आना है। ये केवल बी से डी तक की दूरी 9 है। अब ए से डी तक मिला दिया हमने। अब इस एडी वाली रेखा का मध्य बिंदु ज्ञात करेंगे। तो मध्य बिंदु कैसे ज्ञात करेंगे? प्रकार की मदद से हम इसका कर देते हैं समद्वि भाजक। इस रेखाखंड एडी का समद्वि भाजक खींच लेते हैं। इसको दो बराबर हिस्सों में बांटने वाली लाइन हम खींच लेते हैं। तो प्रकार में आधे से ज्यादा दूरी भरेंगे और दो चाप लगा देंगे, एक चाप इधर और एक दूसरा चाप इधर। और फिर उसी दूरी का एक चाप इन दोनों चाप को कट करते हुए लगा देंगे। इन दोनों प्रतिच्छेदन बिंदुओं को मिला देंगे सीधी रेखा द्वारा। ये रेखा इस रेखाखंड AB को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, वही बिंदु इसका मध्य बिंदु होगा। रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है, जैसे हम इसका मध्य बिंदु मान लेते हैं M। अब M जो ये मध्य बिंदु है, यहां पर प्रकार की नोक रखेंगे और प्रकार में दूरी भर लेंगे। M से A तक की त्रिज्या इस प्रकार में भर लेंगे और त्रिज्या भरने के बाद एक वृत्त का निर्माण करेंगे। और ये वृत्त इस रेखाखंड BD को, भुजा BD को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, यही बिंदु इस त्रिभुज का शीर्ष C रहेगा। ये बिंदु इस त्रिभुज का शीर्ष C बनेगा। फिर A से C को मिला देंगे। A से C को मिला देंगे। A से हमने मिलाया C को। ये A से C को मिला देंगे और बिंदु B से C को मिला देंगे। और ए बी तो हमने ये पहले से खींच ही लिया था, तो ये त्रिभुज हमारा बन जाएगा, त्रिभुज ए बी सी। अब अपनी पट्टी की सहायता से आप इन दोनों की लंबाई माप भी सकते हैं। बी से सी तक की दूरी और ए से सी तक की दूरी, दोनों भुजाओं का योग आपको 9 ही प्राप्त होगा। इस तरह निर्माण करते हैं जब त्रिभुज की कोई दो भुजाओं का योग दिया जाए और एक भुजा की लंबाई प्रश्न में दी जाए और एक कोण की माप दी जाए, तो इस तरह हम त्रिभुज का निर्माण करते हैं। तो आप चाहे माप भी सकते हैं ए से सी तक की दूरी, ये भुजा एसी की जो लंबाई होगी भुजा बीसी की लंबाई के बराबर आएगी। तो ये प्रश्न हो चुका है हमारा कंप्लीट। तो एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूं। सबसे पहले हमने आधार ए बी खींचा, जिसकी लंबाई थी 7 सेंटीमीटर। फिर शीर्ष बी पर हमने 60 डिग्री का कोण बनाते हुए एक रेखा खींच दी। इस रेखा पर एक बिंदु हमने डी लिया। डी कितनी दूरी पर बिंदु लिया है हमने? जिस 9 सेंटीमीटर लंबाई का एक चाप भरा प्रकार में, एक त्रिज्या का चाप लिया प्रकार में और एक चाप लगा दिया इस रेखाखंड को काटते हुए। जिस बिंदु पर इस चाप ने इस रेखाखंड को काटा था, 60 डिग्री का कोण बनाने वाली रेखा को, उस पर हमने एक बिंदु डी लिया। फिर ए से डी को मिला दिया।
फिर रेखाखंड एडी का हमने मध्य बिंदु पता करा, इसका लंब समद्विभाजक करके बिंदु एम पता करा। फिर यहां प्रकार की नोक रखी इस मध्य बिंदु एम पर, और उसमें त्रिज्या भर ली एम से ए तक, ए दूरी की त्रिज्या भरी और एक वृत्त का निर्माण कर दिया। और ये वृत्त इस रेखाखंड बी डी को जिस बिंदु पर काट रहा है, यही बिंदु इस जो जिस त्रिभुज का हम निर्माण कर रहे हैं वही तीसरा शीर्ष है इसका सी। तो ए से सी तक की दूरी और बी से सी तक की दूरी, दोनों दूरियों का योग यहां पर 9 ही आएगा, जो प्रश्न में कहा गया था। प्रश्न संख्या 5 हो चुकी है कंप्लीट। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 में कहा गया है एक त्रिभुज ए बी सी की रचना कीजिए, जिसका एक कोण 120 डिग्री है, दो भुजाएं क्रमशः 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं, तो त्रिभुज का परिकेंद्र ज्ञात कीजिए। अब परिकेंद्र भी ज्ञात करने के लिए हमसे कहा गया है इस प्रश्न में। तो पहले हम त्रिभुज एबीसी की रचना करेंगे, जिसका एक कोण की माप 120 डिग्री है, दो शेष दो भुजाएं क्रम से 5 और 6 सेंटीमीटर की दी गई हैं। तो पहले हम एक भुजा यहां पर 5 सेंटीमीटर लंबाई की एक भुजा खींच लेते हैं, प्रश्न जैसा कहा गया है। पहले एक रेखाखंड खींचेंगे यहां पर, जिसकी लंबाई हम रखेंगे 5 सेंटीमीटर, और इसके एक सिरे का नाम ए, दूसरे सिरे का नाम रखेंगे बी। अब प्रश्न में कहा गया है इसका एक कोण 120 डिग्री माप का है, तो शीर्ष ए पर हम 120 डिग्री माप का एक कोण बना लेते हैं चांदे की मदद से। तो शीर्ष ए पर हम चांदा रखेंगे, और 120 डिग्री माप का एक कोण हम यहां पर बना देंगे, बनाते हुए एक रेखा खींचेंगे। ये बना दिया हमने, शीर्ष ए पर 120 डिग्री माप का कोण बना दिया। अब एक दूसरी भुजा की जो लंबाई है वह 6 सेंटीमीटर है, दूसरी भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। तो इस शीर्ष ए पर 90 डिग्री का जो कोण बनाने वाली भुजा है, इस पर हम 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप लगाएंगे, और जिस बिंदु पर यह चाप इस रेखा को प्रतिच्छेद करेगा वही त्रिभुज का तीसरा शीर्ष होगा। 6 सेंटीमीटर की दूरी भरी हमने प्रकार में, और एक चाप लगा देंगे शीर्ष ए से। ये इस त्रिभुज का हो जाएगा तीसरा शीर्ष सी। अब हम बी से शीर्ष बी से शीर्ष सी को मिला देंगे। तो ये त्रिभुज का निर्माण हमने कर लिया है, दी गई माप के त्रिभुज का निर्माण हो गया है। इसकी एक भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा की लंबाई है 6 सेंटीमीटर, और एक कोण की माप यहां है 120 डिग्री। अब प्रश्न में आगे कहा गया है, ये प्रश्न में आगे हमसे बोला है इस त्रिभुज का परिकेंद्र ज्ञात कीजिए। अब हमको इस त्रिभुज का परिकेंद्र ज्ञात करने के लिए कहा गया है। परिकेंद्र कैसे ज्ञात करते हैं? तो परिकेंद्र ज्ञात करने के लिए हमको इस त्रिभुज का रेखाखंडों का, इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं का लंबार्धक खींचेंगे। तीनों भुजाओं का जो लंबार्धक है, उस लंबार्धक को खींचेंगे पहले हम। पहले हम इस त्रिभुज के तीनों भुजाओं के लंबार्धक खींचेंगे, और तीनों भुजाओं के जो लंबार्धक होते हैं वे सहगामी होते हैं। जिस बिंदु पर एक दूसरे को वे प्रतिच्छेद करेंगे वही बिंदु उस वृत्त का परिकेंद्र कहलाता है, उस त्रिभुज का परिकेंद्र कहलाता है। तो इस त्रिभुज का परिकेंद्र ज्ञात करने के लिए हम इन तीनों भुजाओं के, इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं के लंबार्धक खींचेंगे, और लंबार्धक एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे, तीनों लंबार्धक, वही इस त्रिभुज का परिकेंद्र कहलाएगा। परिकेंद्र ज्ञात करने के लिए हमको केवल दो भुजाओं का लंबार्धक ही खींचने से हमको इस त्रिभुज का परिकेंद्र मिल जाएगा। तो पहले हम भुजा ए बी का लंबार्धक करते हैं। लंबार्धक मतलब इसको
90 डिग्री पर एक ऐसा रेखाखंड खींचेंगे जो इस भुजा AB को 90 डिग्री के कोण पर दो बराबर भागों में बांटेगी। उसको हम भुजा AB का लंबार्धक कहेंगे। तो प्रकार में दूरी भरते हैं, आधे से ज्यादा दूरी भरेंगे इस भुजा AB के लंबाई की, आधे से ज्यादा दूरी प्रकार में भरेंगे और एक चाप लगा देंगे भुजा AB के एक और उस दूसरा चाप उसी त्रिज्या का दूसरी ओर। फिर शीर्ष B से उसी त्रिज्या के दो चाप इन पहले वाले दो चाप को प्रतिच्छेद करते हुए लगा देंगे। ये पहला चाप और फिर ये इधर दूसरा चाप। इन दोनों प्रतिच्छेद बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा हम खींच लेंगे। ये रेखा एक दूसरे को जिस बिंदु, ये जो रेखा हमने खींची है ये भुजा AB का लंबार्धक है। भुजा AB का लंबार्धक है, इसको चाहे हम आगे तक बढ़ा भी सकते। अब इसी प्रकार हम भुजा AC का लंबार्धक खींचेंगे इस प्रकार की मदद से ही। तो शीर्ष A पर प्रकार की नोक रखेंगे और प्रकार में भुजा AC से आधे से ज्यादा लंबाई की, भुजा AC के जो आधे से ज्यादा लंबाई का त्रिज्या प्रकार में लेंगे और दो चाप लगा देंगे, एक चाप इधर और एक चाप दूसरी ओर। अब शीर्ष C पर उसी त्रिज्या, शीर्ष C से उसी त्रिज्या के दो चाप इन पहले वाले चाप को प्रतिच्छेद करते हुए लगा देंगे। इन दोनों चाप के प्रतिच्छेदन बिंदु को मिलाते हुए एक रेखा खींच लेंगे। तो ये दोनों रेखा देखिए, दोनों लंबार्धक, भुजा AB का लंबार्धक और भुजा AC का लंबार्धक एक दूसरे को कौन से बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं? इस भार बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। अगर हम तीसरी भुजा का लंबार्धक खींचे, ये तीसरी भुजा जो AC वाली जो भुजा है उसका जो लंबार्धक होगा वह भी इन दोनों लंबार्धकों के प्रतिच्छेदन बिंदु से होकर ही जाएगा। ठीक है, तो ये जो बिंदु है इस त्रिभुज का परिकेंद्र कहलाएगा। परिकेंद्र, चाहे आप तीसरी भुजा का लंबार्धक भी खींच सकते हैं। देखिए, अब तीसरी भुजा का लंबार्धक खींचने के लिए आधे से ज्यादा दूरी भरेंगे, इसमें भुजा BC से की लंबाई की आधे से ज्यादा दूरी भर लेंगे और दो चाप लगाएंगे, एक चाप इधर और एक चाप इधर। फिर इसी त्रिज्या के दो चाप शीर्ष P से लगाएंगे इन दोनों चाप को प्रतिच्छेद करते हुए। इधर लग गया, एक चाप इधर लगाएंगे। अब इन दोनों चापों के प्रतिच्छेदन बिंदु को मिलाते हुए एक रेखा खींच लेंगे। तो आप देख सकते हैं दोनों तीनों लंबार्धक जो हैं, तीनों भुजाओं के जो लंबार्धक हैं वह एक दूसरे को इस बिंदु पर ही प्रतिच्छेद कर रहे हैं। यही बिंदु जहां पर इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं के लंबार्धक एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, यही बिंदु इस त्रिभुज का क्या कहलाएगा? परिकेंद्र। यह है परिकेंद्र। देखिए परिकेंद्र, अगर हम देखिए यहां से परिकेंद्र क्यों है ये, अगर यहां परिकेंद्र पर प्रकार की नोक रखें और इसमें दूरी भर लें, देखिए एक शीर्ष से इस परिकेंद्र और किसी एक शीर्ष तक की जो दूरी है वह दूरी भरकर और एक वृत्त बना देंगे हम। देखिए अगर मिलाएंगे तो ये जो वृत्त बनेगा यह त्रिभुज के तीनों शीर्षों से होकर जाएगा। तो ये एक ऐसा वृत्त है, एक ऐसे वृत्त का निर्माण हो जाएगा फिर जो इस त्रिभुज के तीनों शीर्षों से होकर गुजरेगा और ये बिंदु उस वृत्त का परिकेंद्र, उस वृत्त का केंद्र रहेगा। तो जहां पर त्रिभुज की तीनों भुजाओं के लंबार्धक एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं वह
बिंदु उस त्रिभुज का परिकेंद्र कहलाता है, क्योंकि इस बिंदु से देखिए यहां पर प्रकार की नोक रखें और कोई से भी शीर्ष की दूरी भरें प्रकार में, और उस त्रिज्या का एक वृत्त खींच दें, तो वृत्त खींचते हैं, वह वृत्त उस त्रिभुज के तीनों शीर्षों से होकर गुजरता है, इसलिए इस बिंदु को, इस त्रिभुज का हम परिकेंद्र कहते हैं। तो प्रश्न संख्या 6 हो चुकी है कंप्लीट। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 देखिए, समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है। उस त्रिभुज का केंद्रक तथा शीर्षों के केंद्रक तक की दूरी ज्ञात कीजिए। इस त्रिभुज का केंद्रक और शीर्ष से केंद्रक तक की दूरी ज्ञात करने के लिए प्रश्न में कहा गया है। पहले तो हमको एक समबाहु त्रिभुज की रचना करनी है। समबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसकी प्रत्येक भुजा की, तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर रहती है। तो उसकी भुजा की जो लंबाई है समबाहु त्रिभुज की, वह 6 सेंटीमीटर है। तो पहले हम समबाहु त्रिभुज का निर्माण करेंगे। प्रकार पटरी की सहायता से पहले हम 6 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचेंगे। ये 6 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड हमने खींच लिया है, और इसके एक सिरे का नाम ए, दूसरे सिरे का नाम रखते हैं बी। ए से बी तक की दूरी है 6 सेंटीमीटर। अब प्रकार में हम प्रकार की मदद से शेष दो भुजाओं खींचेंगे इस त्रिभुज की। तो प्रकार में दूरी भर लेते हैं 6 सेंटीमीटर की, और एक चाप शीर्ष ए से लगा देंगे, और इसी त्रिज्या का दूसरा चाप शीर्ष बी से लगा देंगे, और ये दोनों चाप एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं वही इस त्रिभुज का तीसरा शीर्ष रहेगा सी। फिर ए से सी को, सी से ए को मिला देंगे, और सी से बी को मिला देंगे। तो ये समबाहु त्रिभुज का निर्माण हो गया है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई है 6 सेंटीमीटर। अब इस समबाहु त्रिभुज का हमको केंद्रक ज्ञात करना है, और फिर केंद्रक से शीर्ष के बीच की दूरी मापकर लिखनी है। तो देखिए केंद्रक कैसे ज्ञात करेंगे। केंद्रक केंद्रक क्या होता है, त्रिभुज के किसी एक शीर्ष से उसकी सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा माध्यिका कहलाती है। तो त्रिभुज की में 3 माध्यिका रहती हैं, और तीनों माध्यिका जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं वह बिंदु उस त्रिभुज का केंद्रक कहलाता है। तो इस त्रिभुज का पहले हम केंद्रक ज्ञात करेंगे। तो केंद्रक ज्ञात करने के लिए देखिए पटरी की सहायता से हम इस भुजा, देखिए ए से बी तक की जो दूरी है, ए से बी तक की जो दूरी है वह 6 सेंटीमीटर है। तो इसका मध्य बिंदु कहां पर होगा, 3 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो पटरी में हम प्रकार में दूरी भर लेते हैं, देखिए 3 सेंटीमीटर की ये दूरी हमने भर ली, और शीर्ष ए से देखते हैं, क्योंकि 6 का जो मध्य, ए बी का जो मध्य बिंदु होगा वह 3 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा शीर्ष ए से, और यहां से हमने ये कट सा लगाया। तो ये बिंदु आ गया है भुजा ए बी का मध्य बिंदु, और इस शीर्ष सी के जो सम्मुख भुजा है वह ए बी है। तो हम ए शीर्ष सी से ए बी को मिलाते हुए एक रेखाखंड खींच लेंगे। शीर्ष से इस बिंदु को, रेखाखंड ए बी के मध्य बिंदु को मिलाते हुए हमने एक रेखा खींच ली है, ये माध्यिका कहलाएगी। इसी प्रकार हम सी की जो सम्मुख भुजा है बी सी, उसके मध्य बिंदु को मिलाएंगे ए से सी को, शीर्ष ए से बी सी के मध्य बिंदु को हम मिलाएंगे, तो वह दूसरी माध्यिका हो जाएगी। तो यह भुजा बीसी की लंबाई भी 6 है। तो इसका अगर मध्य बिंदु ज्ञात करना है तो वह 3 सेंटीमीटर की दूरी पर रहेगा। तो ये वाला जो बिंदु मिलेगा ये 3 सेंटीमीटर की दूरी पर रहेगा ये, और शीर्ष ए से शीर्ष सी को हमने मिला दिया। फिर शीर्ष बी के जो सम्मुख भुजा है वह एसी है, उसकी लंबाई भी 6 सेंटीमीटर है। तो इसका मध्य बिंदु शीर्ष सी से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर रहेगा। तो ये यहां पर इसका मध्य बिंदु मिलेगा हमको।
और बी से इस मध्य बिंदु को मिला देंगे। अब ये तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, वही बिंदु इस त्रिभुज का है केंद्रक। केंद्रक, ये बिंदु केंद्रक है। और प्रश्न में कहा था पहले त्रिभुज का केंद्रक ज्ञात कीजिए, फिर केंद्रक से शीर्ष से केंद्रक तक की दूरी लिखने के लिए कहा गया। तो शीर्ष से केंद्रक तक की दूरी कितनी है? प्रकार की नोक, देखिए प्रकार की सहायता से दूरी हम माप लेते हैं। तो इस केंद्रक पर प्रकार की नोक रखेंगे और कोई से भी एक शीर्ष की दूरी इसमें भर लेंगे। केंद्रक पर प्रकार की नोक और शीर्ष पेंसिल की नोक रखी इस त्रिभुज के एक शीर्ष पर, बी पर। अब ये दूरी हमने प्रकार में भर ली है, इसको हम पटरी पर रखेंगे और दूरी देख लेंगे ये दूरी कितनी है। तो ये दूरी देखिए, ये दूरी है 3 दशमलव, देखिए 3 के बाद 1 2 3, लगभग 4 है ये, 4, 3.4 सेंटीमीटर है। तो लिखते हैं केंद्रक से शीर्ष की दूरी, शीर्ष की दूरी बराबर है 3.4 सेंटीमीटर। 3.4 सेंटीमीटर दूरी है ये केंद्रक की शीर्ष से। क्या हुआ इसको? ये 3.4 सेंटीमीटर दूरी है। तो प्रश्न संख्या 7 हो चुकी है कंप्लीट। पहले हमको एक समबाहु त्रिभुज का निर्माण करना था, फिर उसका केंद्रक पता करना था और फिर केंद्रक से शीर्ष के बीच की दूरी बतानी थी। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 है, एक त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाएं 4, 5 और 6 का अनुपात है। एक त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात ये दिया गया है। इस त्रिभुज के समरूप एक त्रिभुज एबीसी की रचना कीजिए जिसका आधार 8 सेंटीमीटर हो। प्रश्न में कहा है एक त्रिभुज पी क्यू आर है जिसकी तीनों भुजाओं का अनुपात प्रश्न में दिया गया है, और इस त्रिभुज के समरूप हमको एक ऐसे त्रिभुज की रचना करनी है जिसका आधार 8 सेंटीमीटर है। देखिए समरूप त्रिभुज, एक त्रिभुज जैसे है पी क्यू आर जिसकी तीनों भुजाओं का अनुपात दिया है, और एक दूसरा त्रिभुज बनाना है इसके समरूप। समरूप त्रिभुज वह त्रिभुज होते हैं जिनका देखिए आकार तो एक जैसा हो, ऐसे दो त्रिभुज जिनका आकार एक जैसा हो परंतु उनकी माप एक समान होना आवश्यक नहीं होती है। ऐसे दो त्रिभुज जिनका आकार तो एक जैसा रहता है परंतु उनकी माप एक जैसी होनी आवश्यक नहीं होती है, तो ऐसे त्रिभुज समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। तो एक त्रिभुज पी क्यू आर जिसकी चारों भुजाओं का अनुपात हमको दिया गया है, जैसे एक 4 है, 5 और 6, तीन भुजाओं का अनुपात। एक समकोण, एक त्रिभुज है एबीसी, इस वाले त्रिभुज के समरूप त्रिभुज का निर्माण करना है। उसका आधार वाली जो भुजा है उसकी लंबाई हमको दी गई है 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर देखिए इस त्रिभुज में, जैसे ये पी क्यू आर है, 8 जो है ये 4 का गुणज होगा। तो इस प्रकार इस वाले त्रिभुज का आधार, पी क्यू आर त्रिभुज का आधार हम मान लेते हैं पी क्यू, और इस दूसरे त्रिभुज एबीसी जो है, एबीसी इसका आधार हम मान लेते हैं यहां पर 8। तो जैसे एक त्रिभुज है पी क्यू आर, ठीक, दूसरा त्रिभुज है हमारे पास एबीसी जिसका निर्माण जो इसके समरूप है ए बी सी। इस दूसरे त्रिभुज का आधार की माप हमको दी गई है, इसके आधार की माप दी गई है, और पहले त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात दिया गया है। तो अगर पहली भुजा की लंबाई, देखिए तीनों भुजा अनुपात में है, तो इसकी लंबाई अगर हम 4x मान लें आधार, दूसरी भुजा की लंबाई 5x और तीसरी भुजा की लंबाई हम मान लें 6x। तो जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर रहेगा, क्योंकि जो दो त्रिभुज समरूप होते हैं उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। तो यहां पर लिखेंगे चूंकि त्रिभुज त्रिभुज पी क्यू आर तथा
त्रिभुज ए बी सी समरूप है। ए बी सी समरूप है, इसलिए इसलिए इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर रहेगा। पहले वाले त्रिभुज की भुजा देखिए पी क्यू, उस त्रिभुज की पहली भुजा ए बी, तो पी क्यू बटा ए बी, दूसरी भुजा क्यू आर, और इस त्रिभुज की दूसरी भुजा बी सी, इस त्रिभुज की तीसरी भुजा पी आर, और इस वाले त्रिभुज की तीसरी भुजा है ए सी। जब ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर रहेगा। तो यहां पर भुजा पी क्यू जो है, देखिए क्यू की जो माप है वह है 4x, भुजा ए बी की जो माप है वह है 8, और भुजा क्यू आर की जो माप है, भुजा क्यू आर की माप है 5x, भुजा बी सी की माप हमको ज्ञात नहीं है तो इसको जैसा था वैसे ही लिख देंगे। बराबर में भुजा पी आर की माप है 5x, पी आर की जो माप है वह है 6x, और एसी की माप हमको पता नहीं तो इसको जैसा था वैसे ही लिख देंगे। तो अगर कोई सी दो भुजाओं की यहां पर तुलना करें हम, देखिए यहां पर इन दो भुजाओं की तुलना कर, प्रथम दो पदों की तुलना कर दें, तो प्रथम और दूसरे पद की तुलना, प्रथम तथा द्वितीय पद की तुलना, द्वितीय पद की तुलना करने पर, तुलना करने पर की तुलना कर दें, तो यहां से ये हो जाएगा 4x बटा 8 बराबर में 5x बटा बीसी। तो देखिए x से तो x कट जाएगा, 4 एकन 4, 4 दूनी 8, बीसी की गुणा 1 से करेंगे तो बीसी बराबर में 2 की गुणा 5 से कर देंगे तो 5 दूनी 10। तो भुजा बीसी की माप हमको मिल जाएगी यहां पर 10। भुजा बीसी की जो माप आ जाएगी वह आ जाएगी 10। उसके बाद देखिए एक भुजा की माप प्रश्न में दी गई थी, दूसरी भुजा की माप हमने ज्ञात कर ली 10। अब इसी प्रकार दूसरे और तीसरे पद की अगर हम तुलना कर दें, पहले वाले की और तीसरे की तुलना करते हैं, तो यहां लिखते हैं प्रथम तथा तृतीय पद की तुलना करने पर, तृतीय पद की तुलना करने पर, तुलना करने पर, तो पहला पद है 4x बटा 8, तीसरा पद है 6x बटा AC। तो यहाँ x से तो x कट जाएगा, 4 एकन 4, 4 दूनी 8, AC की गुणा 1 से करेंगे तो AC बराबर में 2 की गुणा 6 से कर देंगे, 6 दूनी 12। तो भुजा AC की जो माप आ जाएगी वह आ जाएगी 12। अब प्रश्न में हमको पहले वाले त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात दिया गया था, और इस त्रिभुज के समरूप हमको एक अन्य त्रिभुज एबीसी की रचना करने के लिए कहा गया था। उसकी केवल एक ही, जिसका आधार 8 सेंटीमीटर दिया गया है। तो जिस त्रिभुज की हमको रचना करनी है एबीसी की, उसका केवल आधार की माप हमारे पास थी, शेष दो भुजाओं की माप नहीं थी। और प्रश्न में ये बताया था ये जो त्रिभुज हमको बनाना है एबीसी, ये पी क्यू आर के समरूप है। ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हैं, और त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं की तीनों भुजाओं का अनुपात हमको दिया गया था। ये तीनों भुजाएं अनुपात में हमको दी गई थी, तो हमने एक त्रिभुज, एक भुजा की लंबाई 4x मानी, दूसरी भुजा की लंबाई 5x, तीसरी भुजा की लंबाई 6x, और इसकी मदद से हमने दूसरे त्रिभुज की, जब ये दोनों त्रिभुज समरूप थे तो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर रहता है। तो इस प्रमेय की मदद से हमने इस त्रिभुज की, जिसका निर्माण हमको करना है, त्रिभुज एबीसी की शेष दो भुजाओं की लंबाई ज्ञात कर ली है। अब हम इस त्रिभुज का निर्माण आसानी से कर सकते हैं। तो पहले हमको एक रेखाखंड खींचना है, ये त्रिभुज एबीसी बनाना है, तो आधार इसका है 8 सेंटीमीटर। तो पटरी की मदद से हम 8 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींच लेंगे। ये 8 सेंटीमीटर लंबाई का ये रेखाखंड हमने यहां पर खींच लिया, जिसके एक सिरे का नाम हम रखेंगे, एक मिनट, तो पहले हम एक रेखाखंड खींच लेते हैं 8 सेंटीमीटर लंबाई का।
इसके एक सिरे का नाम रखते हैं ए, दूसरे सिरे का नाम रखेंगे बी। ए से बी तक की दूरी है 8 सेंटीमीटर। अब दूसरे, देखिए दूसरी भुजा है, भुजा एसी की जो लंबाई है 12 है, भुजा बीसी की जो लंबाई है वह है 10। तो प्रकार में हम त्रिज्या भरेंगे 12 सेंटीमीटर की। अब प्रकार में त्रिज्या भर लेते हैं 12 सेंटीमीटर की पटरी की मदद से, और शीर्ष ए से एक चाप लगा देंगे 12 सेंटीमीटर त्रिज्या का। फिर उसके बाद भुजा बीसी की जो लंबाई थी वह 10 थी, तो प्रकार में अब हम त्रिज्या भरेंगे 10 सेंटीमीटर। और शीर्ष बी से एक चाप पहले वाले चाप को काटते हुए लगा देंगे। ये दोनों चाप जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, वही इस त्रिभुज का तीसरा शीर्ष है सी। अब शीर्ष ए से सी को मिला देंगे, फिर शीर्ष बी से सी को मिला। ए से एसी की जो लंबाई थी वह 12 सेंटीमीटर थी, और बीसी की जो लंबाई थी वह थी 10 सेंटीमीटर। तो दी गई माप के त्रिभुज का निर्माण हमने कर लिया है। ये जो त्रिभुज एबीसी है, ये त्रिभुज पी क्यू आर के समरूप रहेगा। प्रश्न संख्या 8 हो चुकी है कंप्लीट। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 9 देखिए, किसी त्रिभुज के तल पर स्थित बिंदु जो त्रिभुज की भुजाओं से बराबर लंबवत दूरी पर है, वह बिंदु त्रिभुज का है। प्रश्न में कहा गया है कि किसी त्रिभुज के तल पर स्थित बिंदु, किसी त्रिभुज के तल पर स्थित बिंदु जो त्रिभुज की भुजाओं से बराबर लंबवत दूरी पर है। जैसे हमारे पास कोई त्रिभुज है, इस त्रिभुज के तल में कोई एक बिंदु है, वह बिंदु जो है तीनों भुजाओं से, त्रिभुज की भुजाओं से बराबर लंबवत दूरी पर है। देखिए इस वाली भुजा से भी ये लंबवत दूरी पर है, और दूसरी वाली भुजा से भी लंबवत दूरी पर है, और ये दूरी बराबर भी है। ये लंबवत दूरी कैसी है? बराबर है। एक ऐसा बिंदु, त्रिभुज के तल में एक ऐसा बिंदु जो त्रिभुज की तीनों भुजाओं से लंबवत दूरी उस त्रिभुज की कैसी है? बराबर है। तो उस बिंदु को क्या कहते हैं? देखिए ये जो बिंदु है, ये त्रिभुज का कहलाएगा अंतः केंद्र। ऐसा बिंदु होगा ये अंतः केंद्र होगा। त्रिभुज का अंतः केंद्र जो होता है वह त्रिभुज की अंतः केंद्र, वह त्रिभुज की तीनों भुजाओं से उस बिंदु की लंबवत दूरी सदैव बराबर रहती है, क्योंकि यहां से और यहां तक की जो दूरी रहेगी उसको भरकर इस त्रिभुज के अंदर एक अंतःवृत्त का निर्माण होता है। इस त्रिभुज के अंदर एक वृत्त का निर्माण होता है। तो यह बिंदु रहता है जो त्रिभुज की प्रत्येक भुजा से इस बिंदु की लंबवत दूरी कैसी होती है? बराबर। वह बिंदु कहलाता है उस त्रिभुज का अंत्य केंद्र। तो विकल्प नंबर 1 है इस प्रश्न का सही उत्तर। अब देखिए प्रश्न संख्या 10, संलग्न चित्र में डीईएफ का क्षेत्रफल होगा। यहां पर त्रिभुज है डीईएफ। इस डीईएफ त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको बताना है, ये जगह बतानी है कितनी है। तो विकल्प में हमको कहा गया है कि यह त्रिभुज एबीसी का हाफ है। कि जो त्रिभुज एबीसी जो है, ये एबीसी जो बड़ा त्रिभुज है, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का ये आधा है। तो बताइए ये जो इतना भाग है क्षेत्रफल, ये त्रिभुज डीईएफ का जो क्षेत्रफल है वह इस बड़े वाले क्षेत्र से ये आधे के बराबर है? नहीं, ये वाला जो त्रिभुज है डीईएफ, ये जो जगह है डीईएफ की, वह त्रिभुज एबीसी के आधे से नहीं है, इसके आधे के बराबर नहीं है। देखिए इतने के बराबर तो केवल ये वाला हिस्सा हो जाएगा, ये दोनों हिस्से भी शेष रह जाएंगे। तो त्रिभुज डीईएफ का जो क्षेत्रफल है एबीसी के आधे के बराबर नहीं होगा। फिर त्रिभुज एबीसी का चौथाई हिस्सा है, मतलब त्रिभुज डीईएफ का जो है यह इसके चौथाई हिस्से के बराबर है। देखिए चौथाई हिस्से के बराबर है, चार बराबर हिस्से इस त्रिभुज के, देखिए चार बराबर ही हिस्से हैं, 1 2 3 और 1 4। तो चार बराबर हिस्सों में से देखिए एक ही हिस्सा तो है डीईएफ,
तो त्रिभुज डीईएफ का जो क्षेत्रफल है त्रिभुज एबीसी के चौथाई हिस्से के बराबर रहेगा। तिहाई हिस्से के बराबर भी नहीं होगा। ये इससे देखिए 3 हिस्से, अगर इस त्रिभुज को 3 बराबर हिस्सों में बांटा जाए तो उसमें से एक हिस्सा रहेगा ये, और ये तो बराबर 4 हिस्से हैं, तो ये ऑप्शन भी गलत है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इस बड़े त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल के बराबर होगा, ये भी नहीं है, ये इससे तो बहुत छोटा है। तो त्रिभुज डीईएफ का जो क्षेत्रफल है वह पूरे त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल का 1/4 हिस्सा रहेगा। देखिए इसके ये 4 बराबर भाग हो रहे हैं। इस त्रिभुज एबीसी में 4 छोटे छोटे त्रिभुज है। इन 4 छोटे त्रिभुज में से एक ही छोटा त्रिभुज तो है डीईएफ। तो डीईएफ का जो क्षेत्रफल है इस बड़े त्रिभुज एबीसी के 1/4 हिस्से के बराबर रहेगा। तो विकल्प नंबर 3 इस प्रश्न का सही उत्तर है। और प्रश्न संख्या 10 के साथ अभ्यास दक्षता अभ्यास 5 हो चुकी है कंप्लीट, और पाठ इकाई संख्या 5 भी हो चुकी है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई अभ्यास के प्रश्नों के साथ।